नमस्कार दोस्तों। मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी की यदि चर्चा होगी तो नरेंद्र मोदी से शुरू और नरेंद्र मोदी पे खत्म होने वाली भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होगी, क्योंकि इस पार्टी में आज की तारीख में आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी भी नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सबसे बड़े सुप्रीम कमांडर भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के सबसे बड़े बड़े प्रणेता भी, कथित प्रणेता भी नरेंद्र मोदी। देश की अर्थव्यवस्था के वाहक भी नरेंद्र मोदी, तो देश की विदेश नीति के वाहक भी नरेंद्र मोदी। देश की शिक्षा नीति और A+B होल स्क्वायर पढ़ाने वाले शिक्षक भी नरेंद्र मोदी। तो यूं कहें कि एक दौर में देवकांत बरुआ ने जो नारा दिया था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, कमोबेश वही परिस्थिति आज की भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, जिसमें जिस पार्टी में मोदी में ही भारत दिखता है और भारत में ही मोदी दिखता है। ये परिस्थितियां देवकांत बरुआ के दौर वाली यदि नए तरीके से भगवा कलर में रिजेंबल कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के बाद किस दिशा में जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अंदर की बीजेपी कहां गायब हो गई है, ये सवाल सबको आज की तारीख में परेशान कर रहा है। बीजेपी के अंदर की बीजेपी यानी वो शहरी मध्य वर्ग, बीजेपी के अंदर की बीजेपी यानी वो नौकरी पेशा मध्य वर्ग जो पे कमीशन के आश्रय अपनी जिंदगी को संचालित करता रहा है, और बीजेपी के अंदर की वो बीजेपी जिसमें असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए कामगारों की एक बहुत बड़ी संख्या थी, इतनी बड़ी संख्या जिसके बूते आरएसएस का संगठन, आरएसएस का अनुसांगिक संगठन माने जाने वाला बीएमएस यानी भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा मजदूर संघ बना हुआ था। लेकिन न तो आज स्वदेशी जागरण मंच दिखता है, न तो आज बीएमएस दिखता है। यूं कहें कि आरएसएस भी नहीं दिखता है, आरएसएस भी मोदी में हो गया है। तो आज दिखता क्या है? और जब ये सारे सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन भारतीय जनता पार्टी को भी भूल चुके हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जगह मोदी को ही भाजपा मान लेने की जो परिकल्पना, जो हाइपोथेसिस आज के दौर में चल रही है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द नहीं बनने जा रही है? यदि आप बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम की, सरकारी कर्मचारियों की आम तौर पर जिस प्रकार से 1991 की आर्थिक नीतियों के बाद लेफ्ट फ्रंट से दूरी बनी और राइट विंग के साथ भले ही वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव में, कर्मचारी संगठनों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े दिखाई दे, लेकिन जब आम चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देने वाला सरकारी कर्मचारी वर्ग आज अपने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर सड़कों पर है। गोदी मीडिया का एक बड़ा सेक्शन उस मुद्दे को उठा भी नहीं रहा है, लेकिन मुद्दा नहीं उठाने के बावजूद मुद्दा खत्म हो जाता है, ऐसी बातें नहीं है। आज ओल्ड पेंशन स्कीम इस देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव ओल्ड पेंशन स्कीम तय कर चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव को तय करने में, चुनावी नतीजों को तय करने में ओल्ड पेंशन स्कीम की बड़ी भूमिका रहने वाली है। और इस देश के तकरीबन 90 लाख सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र के हों या राज्य के हों, जो एनपीएस के तहत या न्यू पेंशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं, उन सरकारी कर्मचारियों की बात यदि आप करें तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनका जनमत बनता हुआ दिख रहा है। इन कर्मचारियों का बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करता था, भले ही उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिया जाने वाला 7वां वेतन आयोग उसके काम का नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से 2019 के चुनाव में उसकी दूरियां नहीं बनी थी। आज जब कांग्रेस या विपक्ष शासित राज्य राज्य दर राज्य ओपीएस लागू करते जा रहे हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था को राज्य दर राज्य मंजूरी देते जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत का सबब है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने का फैसला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया था और उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में 1 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन व्यवस्था का केंद्र और अधिकांश राज्यों में खात्मा हुआ था। तो एक ये सेक्शन है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है, मोटे तौर पर भाजपा के साथ सिंपैथी रखने वाला। दूसरा सेक्शन मजदूरों का है। मजदूरों के सेक्शन की बात यदि आप करें तो इस देश के मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन जो आरएसएस से जुड़ा रहा, बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ, उसकी अहमियत आज कहीं दिखाई नहीं देती है। एक के बाद एक लेबर लॉ को जिस प्रकार से
कॉर्पोरेट फ्रेंडली बनाया जा रहा है, उससे मजदूरों के एक्सप्लॉयटेशन की, मजदूरों के शोषण की प्रक्रिया को एक नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। यूं कहें कि शोषण की प्रक्रिया काफी हद तक बढ़ भी गई है। तो क्या इस हालात में बीएमएस अप्रासंगिक हो गया है? क्या बीएमएस के झंडे तले अब सिर्फ कागजों पर उतने मेंबर हैं उसके? जमीनी हकीकत बदल रही है। और क्या राष्ट्रवाद, वो चुनावी राष्ट्रवाद और वो चुनावी हिंदुत्व, क्या इन दोनों में अब इतनी ताकत बची है कि मजदूरों, किसानों, सरकारी कर्मचारियों, छात्रों, समाज के अलग अलग वर्गों, इनको भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले की तरह जोड़ पाए? इसका शानदार नमूना दिल्ली की 7 सीटों पर आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली मूलतः सरकारी कर्मचारियों और व्यवसायियों का शहर है। हमने मजदूरों की बात की, हमने सरकारी कर्मचारियों के ओपीएस की बात की, लेकिन अब जरा व्यवसायियों की बात करें, छोटे व्यवसायियों की, तो भारतीय जनता पार्टी से उसका जुड़ाव या जनसंघ से उसका जुड़ाव, जो बीजेपी का पूर्ववर्ती अवतार था, उसके साथ उसका जुड़ाव किस प्रकार से रहा है, इसे एक उदाहरण के द्वारा, बड़ा मजेदार वाकया है, उसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 70 के दशक की बात है। उस दौर में एक दिन दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर चस्पा किए गए थे कि जनसंघ के सदस्य बनिए। उस पोस्टर का मकसद बताया गया कि जनसंघ का सदस्य बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया और लिखा गया कि जनसंघ के सदस्य बनिए। लेकिन उसका अर्थ कुछ लोगों ने लगा लिया कि नहीं, जनसंघ के सदस्य बनिए यानी बनिया जाति जो होती है, जो व्यवसाय करने वाली बिरादरी है, कम्युनिटी है, वो जनसंघ के सदस्य होते हैं। तो ये बहुत दिनों तक आमोद प्रमोद का विषय बना रहा लोगों में कि जनसंघ के सदस्य बनिए। लेकिन क्या आज भी बनिए जनसंघ के सदस्य हैं? क्या जीएसटी की मार जिस प्रकार से छोटे व्यवसायियों पर पड़ी है, छोटे व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों में रोज बरोज जिस प्रकार से ताले लगने की नौबत आ रही है, क्या उस परिस्थिति में बिजनेस करने वाला समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ अब भी उसी तरह खड़ा है जिस दौर में, एक दौर में जनसंघ और भाजपा के साथ खड़ा था? 2014 और 19 में, जो 14 में अच्छे दिनों के नाम पर, 19 में तमाम अपने गुस्से को पुलवामा और चुनावी राष्ट्रवाद और चुनावी हिंदुत्व की उस नैरेटिव को आत्मसात करते हुए अपना गुस्सा जो थोड़े दिनों के लिए पी गया था, क्या 2024 में सेक्शन अपना गुस्सा पीता हुआ दिखाई दे रहा है? ये तमाम सवाल है, क्योंकि छोटे और खुदरा कारोबारियों का की जो पूरी जमात है वो संगठित क्षेत्र का हिस्सा है। और डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के बाद असंगठित क्षेत्र की कमर किस प्रकार से टूटी है वो पूरे देश को पता है। किस प्रकार से रिवर्स माइग्रेशन हुआ ये भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में भाजपा के अंदर कितनी भाजपा बची है, एक बड़ा सवाल है। पूर्व सैनिकों की बात थी, कहा जाता था कि पूर्व सैनिकों को भारतीय जनता पार्टी में ठीक ठाक जगह मिलती है। इसी वजह से उत्तराखंड और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी और संघ को अपनी पैठ बढ़ाने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आई, क्योंकि वहां कमोवेश हर परिवार से सेना और अर्धसैनिक बलों में लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार से ओल्ड पेंशन, जो वन रैंक वन पेंशन स्कीम का मुद्दा है ओआरओपी का, जिस प्रकार से उसे कर्मचारियों के हितों की चिंता किए बगैर, सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के हितों की चिंता किए बगैर उस मामले को रफा दफा किया गया, क्या उससे भूतपूर्व सैनिक और सैनिक खुश हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। मत भूलिए कि इस देश का सैनिक, इस देश के जवान, इस देश के अर्धसैनिक बलों में काम करने वाले लोग -10 -15 डिग्री में भी हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। लेकिन क्या उनकी उस कुर्बानी को, क्या उनकी उस शहादत को, क्या उनके उस हाथ तोड़ परिश्रम को भारत की मौजूदा सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, क्या उसे रिकॉग्नाइज करने को तैयार है? या उनकी मेहनत का सिला यही दिया जा रहा है कि उन्हें 4 साल वाली वैकेंसी के तहत 4 साल के लिए अग्निवीर बनाकर अग्निपथ स्कीम के तहत लोगों आर्मी में बहाली की जा रही है? ओआरओपी के मामले के साथ साथ ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और ऊपर से भाजपा के कुछ नेता बयान देते हैं कि कोई बात नहीं, 4 सालों के बाद हम उन्हें अपने कार्यालयों में गार्ड के तौर पर रख लेंगे। तो भारतीय मध्य वर्ग, भारत की युवा पीढ़ी, उसके साथ मौजूदा सरकार क्या कर रही है और क्या वाकई वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा 6-7 मिलियन फॉलोअर वाले बिहार के एक यूट्यूबर को, जिस प्रकार से वो यूट्यूबर जहर फैलाने की कोशिश कर रहा था, और भाजपा को या उसके पीछे उसको सपोर्ट करने वाले जो तथाकथित संगठन है, उनके अनुयायियों को बड़ी उम्मीद थी कि आग लगाने की कोशिशों के मामले में यदि इस यूट्यूबर को गिरफ्तार करने की हिमाकत बिहार सरकार करती है तो बिहार में बहुत बड़ा बावेला होगा।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। सबने देखा कि उस यूट्यूबर को तमिलनाडु पुलिस पकड़ कर ले गई, एनएसए लगाया गया है। हालांकि एनएसए लगाने के मामले को मैं व्यक्तिगत तौर पर सही नहीं मानता, लेकिन जो हुआ है किसी भी पत्रकार के ऊपर एनएसए लगाने का मामला निश्चित तौर पर फ्री वॉइस को दबाने की बात है। लेकिन इससे उस व्यक्ति का अपराध कम नहीं हो जाता जिसने दो राज्यों के बीच आग लगाने की कोशिशें की। तो क्या उस यूट्यूबर के पीछे लोग खड़े हो गए? निश्चित तौर पर नहीं हुए, क्योंकि युवा वर्ग के अंदर गुस्सा है। ठीक इसी प्रकार किसानों के बीच भी आरएसएस की अच्छी खासी पैठ थी, लेकिन 700 किसानों की शहादत, 13 महीनों का लगातार अनवरत चला किसान आंदोलन, किसान कृषि बिलों की वापसी तो हो गई, लेकिन किसानों की का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून। एमएसपी गारंटी कानून के लिए भारत की मौजूदा सरकार अब तक क्यों नहीं तैयार हो रही है? उसे तमाम तरह की सब्सिडी मंजूर है, उसे तमाम तरह के कॉर्पोरेट के लोन राइट ऑफ किए जाने 10 लाख करोड़ से ऊपर का लोन राइट ऑफ करने की बातें मंजूर है, लेकिन इस देश में इस देश के लोगों का पेट भरने वाला अन्नदाता वो किसान, उसकी एमएसपी गारंटी की मांग सरकार को मंजूर नहीं है। तो क्या आने वाले चुनाव में किसान उनके साथ खड़ा हो जाएगा? जिस सोशल इंजीनियरिंग के तहत गोविंदाचार्य ने भारतीय जनता पार्टी की पकड़ को अति पिछड़े वर्ग में पहुंचाया था, क्या वो अति पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना की मांग से पीछे हट जाएगा? क्या कास्ट सेंसस की जो डिमांड है पिछड़े वर्गों की, कुछ गरीब सवर्णों की, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कही जाती है उनकी भी डिमांड है कास्ट सेंसस की, तो क्या उस डिमांड को लेकर के उस डिमांड से वो पीछे हट जाएंगे? और क्या इन सारी डिमांड से पीछे हटकर चुनावी हिंदुत्व के साथ खड़ी रह पाएगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या नितिन गडकरी का हाईवे, नितिन गडकरी का एक्सप्रेसवे, क्या भारतीय जनता पार्टी के उस कोर मध्य वर्ग का वोटर जिसमें किसान, नौजवान, कामगार, गरीब वर्ग का वोटर, जिसमें मजदूर, बीएमएस से जुड़े हुए लोग, ये तमाम वर्ग के लोग शामिल हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नितिन गडकरी के एक्सप्रेसवे और हाईवे के कारण वापस लौट आएंगे? ये सारे सवाल और इन सारे सवालों का जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा, जिसका ट्रेलर अभी 13 मई को कर्नाटक के चुनाव में भी दिखेगा और नवंबर दिसंबर में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में भी देखने को मिलेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का वो जलवा अब भी बरकरार है? क्या उस मध्य वर्ग के बीच, क्या उस सरकारी कामगार वर्ग के बीच, क्या उस किसान और नौजवान वर्ग के बीच भारतीय जनता पार्टी का वो जलवा अब भी बरकरार है? जो जलवा 1990 में मंडल और कमंडल और कांग्रेस पार्टी के कमजोर करने वाले पूरे बवाल के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ खुद को जोड़ पाया था, क्या अब वो भाजपा के साथ उसी तरह से एफिलिएटेड रहने के लिए, क्या वो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साए तले उस चुनावी हिंदुत्व का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, जिस चुनावी हिंदुत्व का फायदा सिर्फ और सिर्फ सत्ता के चाटुकार घरानों को होता हुआ दिखाई दे रहा है? और वो आम आदमी जिसने बूथ पर लाइन लगकर भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को उनके पन्ना प्रमुखों की बात मानकर जमीन पर पहुंचाने का काम किया, क्या उसकी अहमियत सिर्फ 5 किलो राशन तक की है? तो क्या 5 किलो राशन के सहारे चलने वाला हिंदुत्व क्या अपने सारे मुद्दे भूल जाएगा? और यदि सारे मुद्दे भूल जाएगा, जब इस देश की 82 करोड़ आबादी 5 किलो राशन पर ही चलने वाली है, तो फिर उस हाईवे और एक्सप्रेसवे का फायदा क्या? क्योंकि उस हाईवे और एक्सप्रेसवे का टोल तो बेचारा वो 5 किलो राशन वाला अपने 1 महीने की राशन से भी नहीं चुका सकता। यूं कहे कि 1 साल के राशन से भी संभवतः एक टोल प्लाजा का टोल नहीं चुका सकता। फिर नितिन गडकरी किसके लिए वो हाईवे बना रहे हैं? या नितिन गडकरी का विकास भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस तबके का विकास है जिस तबके के को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोषित करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व पर लगता रहा है? क्या अमित शाह का चुनावी मैनेजमेंट और चाणक्य कहे जाने का खुद का जो उनकी एक यूएसपी है, क्या उस यूएसपी के दायरे में वो 82 करोड़ आदमी जो 5 किलो अनाज या 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा है, क्या वो सिर्फ जिंदा रखे जाने योग्य एक प्राणी भर है? या उसकी अहमियत मौजूदा व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो आदर्श स्थितियां होती है उसके अनुरूप एक नागरिक की भी उसकी जिम्मेदारी है? और यदि उसकी जिम्मेदारी एक नागरिक की जिम्मेदारी है, तो दोस्तों यकीनन 5 किलो राशन भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनने वाला है। और ये 5 किलो राशन ही नहीं,
बल्कि ओल्ड पेंशन स्कीम, मजदूरों को के खिलाफ या मजदूरों के समर्थन में जो कानून है उनको तोड़ मरोड़ करने की कोशिश, किसानों की एमएसपी गारंटी, बेरोजगारों की बढ़ती फौज, 4 साल जैसी अग्निवीर योजना, भूतपूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की पूरी उनकी मांग, इन सब को लेकर जो समाज के अलग अलग तबकों में असंतोष है, वो असंतोष निश्चित तौर पर हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव के सहारे अब नहीं दबाया जा सकता, क्योंकि अब बात धर्म से आगे पहुंच गई है, अब समाज के अलग अलग तबकों तक पहुंच गई है, और उन तबकों में कुछ का प्रतिनिधित्व वर्ग के आधार पर हो रहा है, तो जिनका प्रतिनिधित्व वर्ग के आधार पर होने की स्थिति नहीं है उनके बीच जाति जनगणना आ गई है। यानी जो सोसाइटी का जो तबका, नौकरी पेशा, किसान, नौजवान, बेरोजगार, मजदूर, इन सब कैटेगरी में खुद को खड़ा कर पाने की स्थिति में नहीं है, वो जाति जनगणना वाले खांचे में खुद को खड़ा कर पाने की स्थिति में है। फिर ऐसे में कौन सा राम मंदिर उसके काम आएगा? क्या 5 किलो राशन पर जिंदा रहने वाले किसी व्यक्ति की क्या ये सामाजिक और आर्थिक हैसियत है कि वो अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर पर में जाकर रामलला का दर्शन कर सके? क्या वो अयोध्या पहुंचने के लिए ट्रेन का टिकट कटा पाने की स्थिति में है जो 5 किलो राशन पर जिंदा है? फिर उसके लिए उस चुनावी हिंदुत्व का क्या मतलब रह जाता है? आटा से ज्यादा सस्ता यदि जिस देश में डेटा होने लगे तो फिर आटे के आधार पर पेट पालने और अपनी जठराग्नि को मिटाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए जो कोशिशें करने वाला तबका है, क्या उसके लिए उस चुनावी हिंदुत्व की कोई अहमियत रह जाती है? जिस चुनावी हिंदुत्व की का उद्घोष, जिस राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख का उद्घोष अमित शाह जाकर के त्रिपुरा से करते हैं, या नितिन गडकरी कभी किसी टनल में नजर आते हैं, या नितिन गडकरी कभी किसी एक्सप्रेसवे पर हाथ में चाय का प्याला लेकर उस एक्सप्रेसवे को दिखाते नजर आते हैं, क्या उससे आम आदमी का उसका कुछ भला होता हुआ दिखाई दे रहा है? और इन सब से बढ़कर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से लेकर तमाम तरह की अलग अलग भाव भंगिमाओं में दिखने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं जिस आम आदमी ने उन्हें 2014 और 2019 में अपने सपनों का सौदागर बनाकर दिल्ली की कुर्सी पर बिठाया था। लेकिन क्या वो वाकई सपनों के सौदागर निकले? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या सपनों का सौदागर, उसकी उम्र अब 2014 से लेकर 23 तक की जो सत्ता है, क्या उसकी उम्र अब सिर्फ 12-13 महीने बची है? ये सवाल, और इस सवाल का जवाब भी इस देश का आम आदमी जो लंबे समय से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के उस हिंदुत्व के साथ खुद को जोड़कर रख पाने में सफल होता हुआ दिखता था, जिस हिंदुत्व के आश्रय कम से कम उसे अपनी मांग के पूरी होने का अंदेशा था। लेकिन एक अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार बनी थी, और उस सरकार में भी उस मिडिल क्लास को पहला झटका लगा था सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की मांग को लेकर और विनिवेश नीति को लेकर, डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को लेकर। लेकिन मौजूदा दौर में पेंशन और डिसइन्वेस्टमेंट का मुद्दा तो छोड़ दीजिए, अब एसेट मोनेटाइजेशन के नए टर्मिनोलॉजी के साथ, नई शब्दावली के साथ निजीकरण की प्रक्रिया का एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है, या ऐसा दौर शुरू हो चुका है जिसमें न तो बीएसएनएल सरकार के पास हो रहेगा, न भारत पेट्रोलियम भारत सरकार के पास रहेगा, न कई सारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकार के पास रहेंगे, यहां तक कि एलआईसी का भी बहुत बड़ा शेयर, एक बहुत बड़ा हिस्सा निजी हाथों में जाने वाला है। यूं कहें कि उसके निजीकरण की प्रक्रिया की औपचारिक तौर पर शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस निजीकरण के दौर में भूमंडलीकरण के सपनों को लेकर जीने वाला भारतीय मध्य वर्ग क्या खुद को अपनी चारदीवारी के अंदर, अपनी झोपड़ी के अंदर, या अपने अरमानों को मरते हुए देखते हुए मौजूदा दौर में मौजूदा व्यवस्था को ही हिंदुत्व मानकर क्या नए सिरे से अपनी सामाजिक संरचना को अंतिम रूप देता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है, खासकर 2024 के परिप्रेक्ष्य में? ये एक बड़ा सवाल है, और इन्हीं सवालों के आश्रय मोदी और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता भी तय होना है कि क्या नरेंद्र मोदी ने भाजपा को भाजपाइयों से दूर कर दिया है, और क्या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब एसेट से ज्यादा एक बोझ के रूप में सामने आने वाले हैं? इन सब का जवाब 2023 के राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल रहा है, क्योंकि समाज के अधिकांश बहुत बड़े तबके उनकी आशाओं पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जिनकी आशाओं पर पानी फिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है
उनकी आशाओं पर राहुल गांधी पानी फेरना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आम जनता की उम्मीदें किसके साथ है? क्या वो नीतीश कुमार की जाति जनगणना के मुद्दे के साथ एक नए सिरे से आम आदमी की सियासत को परवान चढ़ाने की कोशिशों के साथ है, या इस देश की आम जनता मल्लिकार्जुन खड़गे की दलित आइडेंटिटी के साथ 2024 में लाल किले तक उन्हें देखने की कोशिशों के साथ है, या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो नैरेटिव सेट हुआ है, क्या उस नैरेटिव के साथ व्यक्ति को पीछे छोड़कर मुद्दों के सहारे सियासत की कोशिशों के साथ आम जनता है? इन सारे सवालों का जवाब अगले 12-13 महीने में आपके सामने होगा। तो फिलहाल के लिए वक्त को ही वक्त देना बेहतर है, और आगे जो भी अपडेट और जिस प्रकार के भी सामाजिक बदलावों की, आर्थिक बदलावों की, राजनीतिक बदलावों की आहट महसूस होती दिखाई देगी, उन सभी आहटों से हम आपको पल पल की अपडेट के साथ रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।